नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 9वीं से 12वीं क्लास तक हिंदी व्याकरण स्टार्ट कर रहे हैं। जो सभी एग्ज़ाम के लिए जितने भी ऑल ऑफ इंडिया के एग्ज़ाम होते हैं हिंदी से संबंधित या हिंदी की जो व्याकरण आती है उन सब में ये उपयोगी सिद्ध होते हैं और कंपटीशन एग्ज़ाम में भी यह बहुत उपयोगी है और कक्षा 9 और 12 के लिए भी बहुत ज़्यादा उपयोगी है। क्योंकि आपको पता है लॉकडाउन चल रहा है, इस वजह से बच्चे स्कूलों में जा नहीं पा रहे हैं और वो व्याकरण अच्छे से ऑनलाइन पढ़ सके। इसीलिए मैंने ये सोच समझ के हिंदी व्याकरण की क्लास टॉपिक वाइज चालू कर रही हूँ। तो ये आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करना, शेयर करना और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। ये पुस्तक है कक्षा 9 और 12 की और हिंदी व्याकरण और ऑथेंटिक बुक है ये, गवर्नमेंट की अप्रूव। तो ठीक है मित्रों, चलते हैं हिंदी व्याकरण में। हमारा फर्स्ट चैप्टर है हिंदी व्याकरण में भाषा व्याकरण एवं लिपि का परिचय। तो पहले हम भाषा पढ़ेंगे कि भाषा किससे कहते हैं और फिर लिपि क्या होती है। क्योंकि आपको पता है किसी भी लैंग्वेज के लिए उसके लिए पहले लिपि काम में ली जाती है, भाषा भी होती है। तो व्याकरण के अंदर फर्स्ट स्टार्ट यहीं से होता है। अगर कोई भाषा से संबंधित या हिंदी के बारे में जानना चाहता है तो ये फर्स्ट चैप्टर भाषा ही होता है और लिपि होती है। तो चलो मित्रों, हम पढ़ते हैं। यहाँ से हम पावर पॉइंट से कुछ ले लेते हैं। देखो, ठीक है मित्रों, चलते हैं। हमें भाषा के बारे में जानते हैं। आपको पता है कि भाषा ही सबसे उपयोगी है। बगैर भाषा तो कोई इंसान एक दूसरे को समझ ही नहीं सकता। इशारों में एक दूसरे को देखते देखते रहेंगे तो पता नहीं चलेगा कौन क्या बोल रहा है, हम समझ नहीं पाएंगे। जब तक वह अपने ध्वनि मुंह के माध्यम से बाहर नहीं निकालेगा तो हम समझ नहीं पाएंगे अगला क्या कहना चाहता है या हम अगले को क्या समझाना चाहते हैं, वो भी नहीं समझ पाएगा। तो मानव जाति के विकास के सुदीर्घ इतिहास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण संप्रेषण का माध्यम रहा है तो वह है भाषा। संप्रेषण आपको जानते हैं, संप्रेषण क्या चीज़ होता है? कम्युनिकेशन, यानी एक दूसरे मतलब अपने शब्दों का आदान प्रदान करना। यानी शब्दों को छोड़ो, आप कोई भी चीज़ आदान प्रदान होती है उसको ही संप्रेषण कह सकते हैं। तो यहाँ हम भाषा की बात करें, इसीलिए भाषा की बात करेंगे और अन्य अन्य जगह हम नहीं जाएंगे, अन्य टॉपिक पे भी नहीं जाएंगे। तो मानव जाति के लिए ये जो भाषा है ये प्राचीन काल से चलता आ रहा है और बहुत ही मतलब सुदीर्घ यानी बहुत ही ज़्यादा दीर्घायु से चलता आ रहा है। क्या? भाषा। भाषा क्या है? संप्रेषण का माध्यम है। और मनुष्य समाज की क्या है इकाई होता है? वह मनुष्यों से ही समाज बनता है। समाज की इकाई होने के कारण परस्पर विचार। चलो अब हम पढ़ते हैं। तो इकाई होने के कारण मनुष्य समाज की इकाई होता है और इस कारण परस्पर विचार, भावना, संदेश, सूचना आदि को अभिव्यक्त करने के लिए मनुष्य भाषा का ही प्रयोग करता है। क्या करता है? अपना विचार अभिव्यक्त करने के लिए, अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए, संदेश सूचना को अभिव्यक्त करने के लिए और क्या किसका उपयोग करता है? भाषा का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? भाषा का। ठीक है, किसका उपयोग करते हैं? तो यह भाषा चाहे संकेत भाषा हो अथवा अभिव्यक्ति भाषा हो, जैसे ध्वनियों, शब्दों या वाक्यों में प्रयुक्त कोई मानक भाषा हो। देखो मित्रों, भाषा दो प्रकार की होती है, एक तो सांकेतिक भाषा होती है और एक शाब्दिक भाषा होती है, आपको पता ही है। तो ध्वनियों के माध्यम से शब्दों को बाहर निकालते हैं, वाक्य बनाते हैं या वाक्य बोलते हैं, तो वह तो होगी क्या? मानक भाषा। ठीक है। और सांकेतिक भाषा तो हम शारीरिक भाषा करते ही हैं। भाषा के माध्यम से ही हम अपने भाव एवं विचार दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं तथा दूसरे व्यक्ति के एवं विचार भाव एवं विचार भाव एवं विचार दूसरे व्यक्ति तक क्या अपने भाव और विचार पहुंचाए जा सकते हैं। भाषा ही वह साधन है जिससे हम अपना इतिहास, संस्कृति, संचित जो ज्ञान है हमारे पास,
तथा अपनी महान परंपराओं को जान पाते हैं, क्योंकि भाषा ही है जिसके माध्यम से हम इतिहास को जान सकते हैं, अपनी संस्कृति को जान सकते हैं, और जो हमारे ज्ञान है, जो पहले से संचित जो ज्ञान है उसको हम भाषा के माध्यम से जान पाते हैं। संसार में संस्कृत हिंदी, अंग्रेजी, बंगला, गुजराती, उर्दू, मराठी, तेलुगु, मलयालम, पंजाबी, उड़िया, जर्मन, फ्रेंच, इतावली, चीनी जैसी अनेक भाषाएं हैं। मतलब इनसे भी अलग बहुत सारी भाषाएं हैं। भारत अनेक भाषी देश है तथा अनेक बोली और भाषाओं से ही मिलकर भारत राष्ट्र बना है। क्योंकि आपको पता है हमारे भारत में 22 भाषाएं हैं जो संविधान में स्वीकृत भी है, और 2 अन्य भाषा भी हैं। वैसे 24 भाषाएं, लेकिन संविधान में स्वीकृत क्या है, 22 भाषाएं। कितनी है संविधान में स्वीकृत? 22 भाषाएं संविधान में स्वीकृत, संविधान में स्वीकृत है 22 भाषाएं हमारी, ठीक है। तो तथा अनेक बोलियां भी है और भाषाओं से ही मिलकर क्या भारतीय राष्ट्र बना है। भाषाएं भी है और अनेक बोलियां भी है। प्रत्येक भाषा की क्षेत्रीय बोलियां होती है, ये आपको पता ही है। संस्कृत हमारी सभी भारतीय भाषाओं की सूत्र भाषा है तथा वर्तमान में हिंदी हमारी राजभाषा या राजकार्य भाषा है। तो हमारी राजभाषा क्या है? हिंदी है, ठीक है। देखो मित्रों, हमारी जो भाषा है संस्कृत है, आज जो हिंदी भाषा है ये इसी से ही मतलब बनी हुई है। किससे? संस्कृत से, ठीक है। संस्कृत से प्राकृत आई, प्राकृत से फिर क्या आई थी? पाली आई थी, पाली के बाद अपभ्रंश आई थी, फिर अर्धमागधी अपभ्रंश आई थी, उसके बाद अर्धमागधी अपभ्रंश से ही क्या निकल के आई थी? हमारी हिंदी आई थी। किससे? अर्धमागधी, अर्धमागधी से क्या निकल के आई थी? हमारी हिंदी भाषा निकल के आई थी, ठीक है मित्रों। इस बात को आप विशेष ध्यान है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। संसार में संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, बंगला, गुजराती, उर्दू, मराठी, तेलुगु ये हमने पढ़ लिया है। दूसरे आगे चलते हैं। सॉरी मित्रों, भारत के दो प्रकार के होते हैं, यानी भाषा के 2 प्रकार होते हैं। कितने? भाषा के कितने प्रकार होते हैं? भाषा कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। कौन सी? मौखिक भाषा और दूसरी है लिखित भाषा। मौखिक भाषा आपस में बातचीत के द्वारा, भाषणों तथा उद्बोधनों के द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। यानी हमारी भाषा कितनी है? हमारी भाषा के प्रकार कितने हैं? हमारी भाषा के 2 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार है। कौन कौन सी? एक तो है मौखिक भाषा, दूसरी है लिखित भाषा। क्या है? मौखिक भाषा और लिखित भाषा, ये 2 प्रकार है। किसके? भाषा के, ठीक है मित्रों। तथा लिखित भाषा लिपि के माध्यम से लिखकर प्रयोग में लाई जाती है। यानी मौखिक भाषा तो हम जो मुख से बोल रहे हैं, जैसे मैं अभी बोल रही हूँ, ठीक है, जैसे मैं अभी जो बोल रही हूँ ये है मौखिक भाषा। और जो मैं यहाँ जैसे मैं लिख रही हूँ, जैसे लिखित, नाम लिख देती हूँ मैं, जैसे लिखित, ये जो मैंने लिखा है ये क्या है? लिखित भाषा है। क्या है? लिखित भाषा। क्या है? लिखित भाषा। जान गए होंगे आप। आगे बढ़ते हैं। भाषा भौतिक जीवन के पदार्थों तथा मनुष्य के व्यवहार का चिंतन की अभिव्यक्ति के साधन के रूप में विकसित हुई है। मतलब भाषा किस प्रकार हुई है? मनुष्य के जो व्यवहार है, जो मानसिक जो चिंतन है, उसको अभिव्यक्त करने के लिए किसका विकास हुआ था? भाषा का विकास हुआ था। क्योंकि पहले मनुष्य क्या करते थे? चुप रहते थे। उसके बाद वो एक दूसरे को देखते, जानवरों को देखते, उसके बाद वो दहाड़ते, फिर उनके ध्वनियों में सुधार होता गया धीरे धीरे। तो वो क्या हो गई? एक प्रकार से अभिव्यक्त करने के बाद एक प्रकार से विकसित होती चली गई, जो हमेशा एक सी नहीं रहती। क्योंकि भाषा हमेशा कभी एक सी नहीं रहती है। ये तो क्या है? बदलती रहती है। बोलियां भी बदलती रहती है, लेकिन भाषा एक क्षेत्रीय, भाषा एक जगह होता है, यानी बहुत लंबा चौड़ा क्षेत्र होता है वहाँ। लेकिन बोलियां क्या होती है? वो चेंज होती रहती है। जैसे आगे पढ़ते हैं हमें, जो हमेशा एक सी नहीं रहती, अपितु उसमें जिसमें हमेशा दूसरी बोलियां, भाषाओं के संपर्क
भाषाओं से शब्दों का आदान प्रदान होता रहता है। जीवन के प्रति रागात्मक संबंध भाषा के माध्यम से उत्पन्न होता है। यानी जीवन में जितने राग विराग होते हैं वो भाषा के हम अपने मुख के माध्यम से ही अभिव्यक्त कर सकते हैं। किसी सभ्य समाज का आधार उसकी विकसित क्या होती है, भाषा होती है। यानी कोई सभ्य समाज होता है तो भाषा ही एक माध्यम है कि वहाँ क्या समाज क्या है, सभ्य है, मान सकते हैं। क्योंकि जब तक कोई बोलेगा नहीं तब तक हम क्या बताएंगे। जो साफ़ सुथरा बोलता है, जो अच्छा बोलता है, हमें अच्छा भी लगता है और हम कह भी सकते हैं कि नहीं भाई वहाँ के लोग क्या है, बहुत अच्छे लोग हैं। क्यों? क्योंकि वो बात करने का तरीका ही उनका अच्छा होता है और क्योंकि सामने वाले को अच्छा फील करवाते हैं या अच्छा फील होता है जैसे सुनते ही रहो। तो वह क्या भाषा, वो भाषा कौन सी होती है, विकसित भाषा मानी जाती है। हिंदी खड़ी बोली ने अपने शब्द भंडार का विकास दूसरी जनपदीय बोलियों, संस्कृत तथा अन्य समकालीन विदेशी भाषाओं के शब्द भंडार के संरक्षण किया। यानी खड़ी बोली ने क्या किया था, अनेक बोलियां ली थी, संस्कृत से लिए थे कुछ शब्द, कुछ विदेशी से शब्द लिए थे और उनका जो मिश्रण था वह बहुत ही ज़्यादा उन्होंने मतलब गेटअप किया और उसके बाद उस भाषा को बनाया और अच्छा विस्तार किया। किंतु हिंदी के व्याकरण के विभिन्न रूप अपने ही रहे हैं। यानी व्याकरण क्या होता है, भाषा एक अलग है लेकिन व्याकरण क्या है, वो एक अलग होती है, उसका रूप ही अलग होता है। वो हिंदी में अरबी, फारसी, अंग्रेजी आदि विदेशी भाषाओं के शब्द भी प्रयोग के आधार पर तथा व्यवहार के आधार पर आकर समाहित हो गए। यानी हिंदी में क्या है, हिंदी एक इकलौती भाषा नहीं है। हिंदी में अरबी, फारसी, अंग्रेजी यानी विदेशों से अनेक शब्द इसमें लिए गए हैं। हिंदी में क्या है, हिंदी अनेक भाषाओं के सम्मिश्रण से यह भाषा बनी है। हिंदी आपको पता है खुद क्या है, फारसी भाषा है या फ्रेंच भाषा है। हिंदी क्या है, फारसी भाषा का शब्द है, ध्यान रखना इस बात को। खुद एक फारसी भाषा का शब्द है। खुद जो हिंदी शब्द है ना, ये हिंदी शब्द है, ये भारतीय नहीं है, ये विदेश से ही लिया हुआ शब्द है, ध्यान रखना इस बात को। भाषा स्थायी नहीं होती, उसमें दूसरी भाषा के लोग के संपर्क में आने से परिवर्तन होते रहते हैं। भाषा क्या है, कभी स्थायी नहीं होती है, उसमें क्या है, परिवर्तन होते रहते हैं। क्यों? क्योंकि अलग अलग लोग जगह एक स्थान पे मतलब रहने लग जाते हैं तो उसमें क्या है, बदलती रहती है। जैसे मैं जिस क्षेत्र में रहती हूँ यहाँ पहले भाषा कुछ और थी। जैसे मेरा परिवार आया तो हमारे परिवार की भाषा अलग थी, दूसरे हमारे पड़ोसी आया तो वो अलग स्टेट से आया तो उसकी भाषा अलग थी। तो ऐसे करके एक जो मोहल्ला होता है उसकी भी भाषा में मतलब परिवर्तन देखने को मिलता है। भाषा में यह परिवर्तन धीरे धीरे हुआ है, ना कि एक साथ हुआ है। क्या हुआ है, परिवर्तन हमेशा, चाहे भाषा में ले लो चाहे कहीं अन्य क्षेत्र में ले लो, परिवर्तन हमेशा क्या होता है, धीरे धीरे ही होता है। और इन परिवर्तनों के कारण नई नई भाषा बनती रहती है। इसी कारण संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आदि के क्रम में ही आज की हिंदी तथा राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, बंगला, उड़िया, असमिया, मराठी आदि अनेक भाषाओं का विकास हुआ। सॉरी मित्रों, मैंने वो संस्कृत से प्राकृत बताया था, लेकिन संस्कृत के बाद क्या है, पाली आया। जैसे पहले हमारी भाषा कौन सी थी, संस्कृत। कौन सी थी, पहले हमारी भाषा संस्कृत थी, उसके बाद क्या आया, पाली आई। कौन सी भाषा आई, पाली आई। उसके बाद कौन सी भाषा आई, प्राकृत भाषा आई। कौन सी भाषा आई, प्राकृत आई। उसके बाद क्या आई थी, अपभ्रंश। तो ये हिंदी का क्रम है, इस बात को विशेष ध्यान रखना है। क्या है, हिंदी का क्रम है। आगे बढ़ते हैं मित्रों, आगे देखो मित्रों, भाषा के भेद। पहले हम भाषा के प्रकार पढ़े थे, कितनी थी, मौखिक और लिखित पढ़े थे ना। अब हम भाषा के भेद पढ़ते हैं, ठीक है। जब हम आपस में बातचीत करते हैं तो मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं तथा पत्र, लेख, पुस्तक, समाचार पत्र आदि में लिखित भाषा का प्रयोग करते हैं। विचारों का संग्रह भी लिखित भाषा में ही करते हैं। पता चल गया ना आपको। भाषा के भेद भी दो थे, मौखिक और लिखित, और भाषा के प्रकार भी दो थे, मौखिक और लिखित। तो मौखिक तो बातचीत में आती है और लिखित क्या आती है, पत्र लेखन। जैसे हम अपना कोई पत्र लिखते हैं या समाचार पत्र, जो समाचार आता है वो भी लिखित भाषा में आता है। या फिर अन्य सरकारी क्षेत्रों में, दफ्तरों में जिन पत्रों का आदान प्रदान होता है वो भी लिखित भाषा में आता है। तो कहने का मतलब जो संग्रह है जिसको हम वापस से पढ़ सकते हैं,
जिससे हम कहीं से ले सकते हैं या आगे उसको काम में ले सकते हैं, तो वो क्या है, लिखित भाषा है। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, जो मैटर दे रही हूँ, ये क्या है, लिखित भाषा है, साथ में मौखिक भाषा है, दोनों चल रही है हमारे साथ में। ठीक है, तो भाषा के भेद कितने हैं, भाषा के भेद कितने हैं, दो, मौखिक और लिखित। इस बात को विशेष ध्यान रखना है। सामान्य जनजीवन के बीच बातचीत मौखिक का उपयोग होता है और प्रयत्न पूर्वक सीखने की आवश्यकता भी नहीं होती है, क्योंकि जन्म काल में बालक क्या अपने परिवार में रहता है, फिर समाज के संपर्क में आता है, फिर एक दूसरे मित्र के संपर्क में आता है, तो फर्श पर क्या संप्रेषण करता रहता है, तो उसकी भाषा क्या स्वाभाविक रूप से मौखिक भाषा में अपने आप आ जाती है। जबकि लिखित भाषा की वर्तनी उसी के अनुरूप उच्चारण प्रयत्न पूर्वक सीखना पड़ता है, यानी लिखित भाषा को हमें एक प्रकार से सीखना पड़ता है। मौखिक भाषा से ज़्यादा लिखित भाषा थोड़ी कठिन होती है, इसीलिए इसको सीखना पड़ता है। मौखिक भाषा की ध्वनि के लिए स्वतंत्र लिपि चिन्हों के द्वारा ही भाषा का निर्माण करते हैं, यानी मौखिक भाषा की ध्वनियों के लिए हम क्या करते हैं, लिपि चिन्हों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, लिपि हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है मित्रों, तो अब पढ़ते हैं अब हम क्या पढ़ते हैं, अब हम पढ़ते हैं भाषा और बोली में क्या अंतर है। पहले पढ़ रहे थे भाषा, अब पढ़ रहे हैं भाषा और बोली। तो एक सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा के स्थानीय रूप को हम बोली कहते हैं, यानी एक सीमित क्षेत्र के अंदर क्या है, सीमित क्षेत्र में जो हम बोलते हैं वो तो होती है बोली। ठीक है, उससे उपभाषा भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं इसको, उपभाषा भी कह सकते हैं। कहा गया है कि कोस कोस पर पानी बदले 5 कोस पर बानी, यानी एक कहावत भी लगती है कि कोस कोस पर पानी बदलता है और 5 कोस पर बानी बदलती है। आपको पता है, मतलब मैं अपने क्षेत्र की बात करूं तो हम 5-7 किलोमीटर के अंदर हमारा शहर बसा हुआ है, उसमें भी पानी मतलब अलग अलग, हर 1 किलोमीटर में पानी चेंज। जैसे हमारे घर का पानी मीठा है, तो हमने जैसे ही मतलब छोटा टैंक बनाया, तो उसका पानी क्या है, जैसे ट्यूबवेल बनाया उसका पानी खारा है। बाज़ार में जाएंगे तो वहाँ का पानी एकदम ही नमकीन है, और बस स्टैंड पर जाएंगे तो वहाँ का पानी फीका है। तो ऐसे है ना, पानी बदल सकता है हर कोस में। तो वैसे ही 5 किलोमीटर के क्षेत्र में क्या है, बोली बदलती रहती है। ठीक है, हर 5 मील पर बोली में बदलाव आ जाता है। भाषा का सीमित क्षेत्र होता है, अविकसित होता है, तथा आम बोलचाल वाला रूप बोली कहलाता है। यानी भाषा का जो सीमित, अविकसित तथा आम बोलचाल का जो रूप है वह बोली होती है। यानी बोली क्या होती है, बोली यानी सीमित होती है, अविकसित होती है और बोलचाल की भाषा में काम में ली जाती है। जैसे हम लोग राजस्थानी है तो राजस्थानी में मारवाड़ी बोलते हैं, तो यह मारवाड़ी है, ये बोली मतलब जैसे जोधपुरी है तो जोधपुरी बोली बोलते हैं, और जयपुरी है तो जयपुरी बोलते हैं, बीकानेरी है तो बीकानेरी बोलती हैं, ऐसे सीकर है तो शेखावटी बोलते हैं। तो ये क्या है, ये बोलियाँ हैं। ठीक है मित्रों, इसी प्रकार भाषा का सीमित, अविकसित तथा बोलचाल वाला रूप बोली कहलाता है, जिसमें साहित्य रचना नहीं होती। जिसमें क्या होती है, साहित्य रचना, जिसमें साहित्य रचना नहीं होती है, जिसका व्याकरण भी नहीं होता है, शब्दकोश भी नहीं होता। आप देखो, पूछ सकते हैं कि बोली का क्या बोली की क्या पहचान है, कि बोली का साहित्य की रचना नहीं हो सकती, उसका व्याकरण नहीं होता, उसका शब्दकोश नहीं होता। लेकिन भाषा का क्या, साहित्य में उपयोग किया जाता है, उसके व्याकरण भी होती है, उसके शब्दकोश भी होता है। जबकि भाषा क्या है, विस्तृत रूप होती है। ठीक है, उसका व्याकरण तथा शब्दकोश भी क्या है, व्याकरण और शब्दकोश भी होता है, तथा उसमें साहित्य लिखा भी जाता है। क्या है, उसमें साहित्य भी लिखा जाता है। किसी बोली का संरक्षण तथा अन्य कारणों से यदि क्षेत्र विस्तृत होने लगता है तथा उसमें साहित्य लिखा जाने लगता है, तो वह भाषा बनने लग जाती है तथा उसका व्याकरण निश्चित होने लगता है। यानी बोली, और कोई क्षेत्र की बोली है उसका संरक्षण में आ जाती है तथा वह विस्तृत होने लग जाती है तथा उसमें साहित्य लिखा जाने लग जाता है, तो वह क्या है, वह भाषा का रूप मान लिया जाता है। ठीक है मित्रों, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं हिंदी की बोली। देखो मित्रों, यह हमारा जो वीडियो है ये थोड़ा सा लंबा बनेगा, क्योंकि इसमें हमने भाषा का परिचय पूरा पढ़ेंगे, क्योंकि बीच बीच में हम छोड़ छोड़ के पढ़ते हैं तो फिर हमारे जहन में नहीं रहता है। आप रोक रोक के वीडियो को पढ़ लेना, चाहे एक वीडियो को 2-3 दफ़ा सुन लेना, लेकिन मैं ऑथेंटिक मैटर दे रही हूँ,
और ऐसा ऑथेंटिक मैटर जगह जगह हमें नहीं ले सकते, एक साथ पढ़ेंगे तो हमारा काम आएगा और हमें अच्छे से याद भी रहेगा। तो आगे पढ़ते हैं हिंदी। सॉरी मित्रों, एक मिनट। देखो, हिंदी की बोलियां पढ़ रहे हैं। हिंदी केवल खड़ी बोली का ही विकसित रूप नहीं है, बल्कि इसमें अन्य बोलियां भी सम्मिलित है, जिसमें खड़ी बोली भी शामिल है। देखो मित्रों, यह हमारा जो वीडियो है ये लंबा बनेगा, क्योंकि हमें इसमें फर्स्ट चैप्टर चला रखा है, मतलब हिंदी व्याकरण का जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। अगर यह थोड़ा सा समझ में आ जाएगा, उसके बाद हम व्याकरण पढ़ेंगे, तो व्याकरण आसानी से समझ में आ जाएंगे। क्योंकि जब तक बोली भाषा नहीं पढ़ेंगे तब तक व्याकरण हमें पता ही नहीं चलेगा कि व्याकरण में जो शब्द आ रहे हैं, जो वर्ण है वगैरह है, वो कैसे जुड़े हैं, कैसे शब्द बने हैं, तो वो आगे जानेंगे। तो बोलियाँ खड़ी बोली का विकसित रूप ही नहीं है, बल्कि इसमें अनेक सम्मिलित बोलियाँ हैं, जिसमें खड़ी बोली भी तो सम्मिलित है, लेकिन और बोलियाँ भी सम्मिलित है, जिसमें पूर्वी हिंदी बोली है, भाषा बोली। उसके बाद पश्चिमी हिंदी है, फिर बिहारी है बोलियाँ हैं, फिर राजस्थानी बोलियाँ हैं। तो पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी बोलियाँ शामिल है, जैसे अवधी भाषा है, बघेली भाषा है, छत्तीसगढ़ी भाषा है। ये क्या है, ये है पूर्वी हिंदी के अंदर। पूर्वी हिंदी के अंदर क्या है, पूर्वी हिंदी के अंदर अवधी भाषा, क्या है, अवधी भाषा सम्मिलित है। उसके बाद बघेली सम्मिलित है, क्या है, बघेली भाषा सम्मिलित है। उसके बाद छत्तीसगढ़ी सम्मिलित है, क्या है, छत्तीसगढ़ी। ठीक है। उसके बाद पश्चिम हिंदी में खड़ी बोली सम्मिलित है, ब्रज भाषा है, बागरू है, हरियाणवी है, बुंदेली और कन्नौजी है। क्या है, खड़ी बोली, खड़ी बोली, ब्रज भाषा, बागरू बोली, हरियाणवी बोली, बुंदेली बोली और कन्नौजी बोली, यह पश्चिम हिंदी में सम्मिलित है। उसके बाद हिंदी की प्रमुख बोलियां सम्मिलित है, कौन कौन सी, बिहारी में बोलियां कौन कौन सी है, मगही है एक, तो एक मैथिली है, एक भोजपुरी है। यानी बिहारी के अंदर कौन 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 सी है, एक तो मगही, दूसरी है कौन सी, मैथिली, और तीसरी है भोजपुरी। क्या है, भोजपुरी। उसके बाद हम आगे चलते हैं, राजस्थानी की बोलियां हैं कौन कौन सी, मेवाड़ी, मारवाड़ी, मेवाती, हाड़ौती। यह है राजस्थान कौन कौन सी आती है, राजस्थान में एक तो आती है मेवाड़ी, दूसरी आती है मारवाड़ी, तीसरी आती है कौन सी आती है, हाड़ौती, तीसरी बोली जाती है हाड़ौती। तो यह राजस्थानी है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम, आगे क्या पढ़ते हैं, कुछ विद्वान मालवी, ढूंढाड़ी और बागरी भी राजस्थान में अलग बोलियां मानते हैं। यह भी सम्मिलित है राजस्थान के बोली के अंदर। कौन कौन सी, मालवी, ढूंढाड़ी जो जयपुर प्रदेश के आसपास आती है, बागड़ी, ठीक है। उसके बाद पहाड़ी, कौन सी, पहाड़ी की गढ़वाली, पहाड़ी में कौन कौन सी आती है, गढ़वाली, कुमायूं, मंडियाली बोलियां हिंदी की बोलियां हैं। कौन कौन सी है, गढ़वाली, कुमायूनी, मंडियाली, यह बोलियां हैं पहाड़ी। इन बोलियों के मेल से बनी हिंदी ही 14 सितंबर 1949 को क्या है, भारत की राजभाषा स्वीकार कर ली गई थी। यानी हमारी जो भाषा है हिंदी, इसको कब संविधान में स्वीकार किया गया था राजभाषा के रूप में, 14, तो हमारी राजभाषा को कब स्वीकार किया गया था हिंदी को, 14 सितंबर 1949 को। कब, 14 सितंबर 1949 को। ठीक है, तो हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था 14 सितंबर 1949 को। विभिन्न बोलियों के मेल से बनी हिंदी की भाषाई विविधता के कारण ही हिंदी के क्षेत्रीय उच्चारण में विविधता पाई जाती है। यानी जो हिंदी भाषा है, ये अलग अलग क्षेत्र में जो लोग रहते हैं, इसमें भी चेंज आता रहता है, उनकी भाषा में टोन भी अलग अलग होती है। ठीक है मित्रों, तो आगे हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा और
व्याकरण। यह हमें आगे हम बढ़ते हैं हिंदी भाषा और व्याकरण की तरफ। अब पढ़ते हैं हम व्याकरण में हिंदी भाषा कैसे काम में आती है। हिंदी व्याकरण हिंदी भाषा को शुद्ध रूप से लिखने और बोलने संबंधी नियमों की जानकारी देने वाला शास्त्र है। क्या है? एक मिनट मित्रों। हाँ, हिंदी व्याकरण हिंदी भाषा को शुद्ध रूप से लिखने बोलने संबंधी नियमों की जानकारी देने वाली शास्त्र। किसी भी भाषा को जानने के लिए उसके व्याकरण को भी जानना बहुत आवश्यक है। जब तक हम व्याकरण नहीं जानेंगे किसी भाषा का, तब तक वह भाषा हमारी समझ में नहीं आएगी। नहीं हम उस भाषा को शुद्ध रूप से उच्चारण कर सकते हैं, नहीं उसको समझ सकते हैं। ठीक है। हिंदी की विभिन्न ध्वनि, वर्ण, पद, पदांश, शब्द, शब्दांश, वाक्य, वाक्यांश आदि की विवेचन। अब देखो, एक मिनट में आगे हम देखते हैं। सॉरी, वो बैक चला गया था वीडियो। तो क्या देखते हैं इसमें हम व्याकरण के अंदर क्या देखते हैं? हिंदी व्याकरण के अंदर हिंदी व्याकरण में क्या क्या सम्मिलित है? ध्वनि है, वर्ण है, पद है, पदांश है, शब्द है, शब्दांश है, वाक्य है, वाक्यांश है। ये है क्या है हिंदी व्याकरण में सम्मिलित? एक तो हो गया ध्वनि, क्या होगा? ध्वनि। दूसरा हो गया वर्ण, तीसरा हो गया पद, चौथा हो गया पदांश, पांचवा हो गया शब्द। हिंदी व्याकरण के अंदर ये सम्मिलित होते हैं। शब्दांश, शब्दांश, उसके बाद वाक्य, उसके बाद क्या थे? वाक्यांश। क्या थे? वाक्यांश। ये जो है ना, ये हिंदी भाषा व्याकरण में सम्मिलित होते हैं। इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना। एक व्याकरण के लिए यह सब होना बहुत ज़रूरी है मित्रों, बच्चों। देखो आगे हम और जानते हैं। हिंदी व्याकरण को मोटे तौर पर वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार आदि 3 वर्गों में विभाजित कर विभिन्न पक्षों को विचार किया गया है। यानी हिंदी जो व्याकरण है इसको 3 भागों में मोटे मोटे रूप में बांटा है। कौन कौन से? हिंदी के व्याकरण को कितने भागों में बांटा है? 3। कौन कौन से? एक तो है मोटे तौर पे वर्ण विचार। क्या है? वर्ण विचार एक तो इसमें उसके बाद दूसरा है शब्द विचार। क्या है? शब्द विचार। तीसरा है वाक्य विचार। इन तीनों क्या है? वाक्य विचार। हिंदी व्याकरण को इन 3 भागों में बांटा गया है। ये आगे हम जानेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लिपि लेके आएंगे। इस वीडियो में इतना ही बच्चों या मित्रों। आपको अगर हिंदी को विस्तार से समझना है तो हमें टाइम देना पड़ेगा। और ये वीडियो थोड़ा सा लंबा है लेकिन ऑथेंटिक मैटर के साथ बहुत ही उपयोगी है। आप पढ़ो और अपने मित्रों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और जो भी आपको कमी लगे उसको आप कमेंट बॉक्स में बताओ और हमें बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, धन्यवाद।